द पीपल स्टैक में आपका स्वागत है। आज की चर्चा प्रायोजित है www.offer.co द्वारा। और एक ज़रूरी सूचना, यहाँ जो भी विचार है वो हमारे अपने हैं। किसी भी कानूनी सलाह के लिए प्लीज़ हमेशा एक वकील से ही बात करें। तो आज हम भारत में ऑफर लेटर पर जो बातचीत होती है, नेगोशिएशन, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। एचआर मैनेजर्स और स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई टैलेंट को लाने के लिए कितना झुकें, कहाँ तक जाएं, ताकि ना तो कंपनी में अंदर कोई गड़बड़ हो, ना ही कोई गलत मिसाल बने। हाँ, ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है आजकल। भारत का जॉब मार्केट, खासकर आप टेक जैसे कुछ सेक्टर्स देखें तो काफ़ी गर्म है। अच्छे कैंडिडेट्स के पास अक्सर एक से ज़्यादा ऑफर होते हैं, तो वो ज़ाहिर है मोल भाव करने की अच्छी पोजीशन में होते हैं। तो आज की चर्चा का मकसद यही है कि उम्मीदवार की जो उम्मीदें हैं और कंपनी की जो सीमाएं, जैसे बजट हो गया या इंटरनल इक्विटी, उसके बीच एक बैलेंस कैसे बनाएं, वो सही लिमिट क्या हो बातचीत की। अच्छा, तो अभी भारत में ग्राउंड पर क्या चल रहा है? मतलब कैंडिडेट्स आमतौर पर क्या मांगते हैं? हमने सुना है टेक में तो 30-40% हाइक आम बात हो गई है। बेहतर डेजिग्नेशन, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी काम में, ये सब। हाँ, ये सब बिल्कुल आम है। सैलरी हाइक तो है ही, बेहतर पद, फ्लेक्सिबल वर्किंग ऑप्शंस, ये सब मांगे आती हैं। लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं, है ना? जैसे ये लंबे नोटिस पीरियड। भारत में 2-3 महीने तो मतलब कॉमन है। बिल्कुल, और इस वजह से कैंडिडेट्स को टाइम मिल जाता है काउंटर ऑफर्स लेने का, या फिर कभी-कभी वो आखिरी मिनट में गायब भी हो जाते हैं, जिसे गोस्टिंग कहते हैं। हाँ, ये गोस्टिंग वाला प्रॉब्लम तो बढ़ रहा है। अच्छा, सैलरी नेगोशिएशन पर आते हैं। ये शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है। हाँ, अक्सर होता है। कैंडिडेट्स पिछली सैलरी से 20-30, कभी-कभी तो उससे भी ज्यादा की उम्मीद रखते हैं, और कंपनी को अपना बजट देखना है, टीम में सैलरी का संतुलन बनाए रखना है। तो इसे बैलेंस कैसे करें? देखिए, यहाँ ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता बहुत काम आती है। अगर आप बाजार के हिसाब से ठीक सैलरी दे रहे हैं, तो वो डेटा शेयर करें। ऑफर के अलग-अलग कंपोनेंट्स को साफ-साफ समझाएं। बेस कितना, बोनस का क्या स्ट्रक्चर है, अगर स्टॉक ऑप्शंस हैं तो वो कैसे काम करते हैं, बाकी भत्ते क्या हैं। सिर्फ नहीं कह देने से बात नहीं बनती। अगर कोई मांग पूरी नहीं कर सकते तो उसका कारण बताना जरूरी है। और हाँ, सीटीसी में जो चीजें सीधे हाथ में नहीं आती, जैसे पीएफ, ग्रेचुइटी, उनको भी क्लियर करना जरूरी है। बहुत कंफ्यूजन होता है इसको लेकर। नहीं कहा। अच्छा, और काउंटर ऑफर्स? मान लीजिए आपने किसी को बढ़िया ऑफर दिया, पर उन्हें किसी बड़ी एमएनसी से और भी ज्यादा पैसों का ऑफर आ गया। ये तो होता ही होगा, खासकर स्टार्टअप्स के साथ। हाँ, बहुत कॉमन है। ऐसे में मेरा मानना है, सबसे पहले तो शांत रहें, पैनिक ना करें, जानकारी इकट्ठा करें, समझे कि कैंडिडेट के लिए असल में क्या जरूरी है। क्या सिर्फ पैसा ही है, या रोल, ग्रोथ, कंपनी कल्चर भी मायने रखता है। फिर अपनी क्षमता देखें, क्या आप सैलरी मैच कर सकते हैं। अगर नहीं, तो क्या आप कुछ और दे सकते हैं, जैसे शायद ज्यादा इंटरेस्टिंग रोल, सीखने के मौके, या कंपनी के विजन का हिस्सा बनने का एहसास। कभी-कभी ये चीजें पैसे से ज्यादा वजन रखती हैं। लेकिन एक लिमिट तो होगी। बिल्कुल, एक पॉइंट आता है जब आपको पता होना चाहिए कि अब पीछे हटना है। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो शायद जाने देना ही बेहतर है। जो भी फैसला लें, जल्दी लें, और कैंडिडेट को साफ-साफ बता दें, लटकाएं नहीं। तो ये पूरा खेल एक तरह से लचीलेपन और दृढ़ता के बीच संतुलन बनाने का है। कहाँ थोड़ा झुकना ठीक है और कहाँ लाइन खींचनी जरूरी है। एग्जैक्टली। कुछ चीजों में आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, जैसे जॉब टाइटल, अगर कैंडिडेट के लिए बहुत जरूरी है और आपकी कंपनी के स्ट्रक्चर में फिट होता है तो क्यों नहीं। या काम करने के तरीके में थोड़ी सहूलियत, जैसे कुछ दिन वो फ्रॉम होम की परमिशन, अगर पॉलिसी अलाउ करती है। अच्छा, ज्वाइनिंग डेट थोड़ी आगे पीछे करना, या रिलोकेशन के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मदद देना, ये सब दिखाता है कि आप कैंडिडेट की सिचुएशन समझ रहे हैं। और कहाँ बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए? जो कंपनी की कोर पॉलिसीज हैं, उन पर टिके रहना जरूरी है, जैसे बोनस या स्टॉक का जो तय स्ट्रक्चर है। बजट की जो सीमाएं हैं वो तो हैं ही, और जाहिर है कोई भी गैर कानूनी या अनैतिक मांग तो बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी और फेयरनेस। खुद से पूछें, क्या मैं ये रियायत अपनी बाकी टीम के सामने जस्टिफाई कर पाऊंगी। ये जरूरी सवाल है। अगर जवाब नहीं है तो शायद आपको अपनी सीमा पर ही रहना चाहिए। और अगर बातचीत बहुत ज्यादा खिंच जाए या बहुत ज्यादा मांगे माननी पड़ जाए, तो इसके नेगेटिव असर क्या हो सकते हैं? हाँ, इसके नुकसान भी हैं। एक तो इंटरनल प्रोसेस पर बोझ पड़ता है, बार बार अप्रूवल, कागजात बदलना। लंबी बातचीत से ऑफर एक्सेप्टेंस रेट कम हो सकता है, क्योंकि कैंडिडेट का मन बदल सकता है, या उसे कहीं और से बेहतर ऑफर आ सकता है। हाँ, ये भी है।
टीम के मोराल पर भी असर पड़ सकता है अगर उन्हें लगे कि किसी नए आने वाले को बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है। और जाहिर है इसमें सबका समय और रिसोर्स बर्बाद होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक लास्ट एंड फाइनल ऑफर दें और उसकी एक समय सीमा तय कर दें। ठीक है, तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो मुख्य बातें क्या हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, तैयारी। मार्केट रिसर्च करें, अपनी लिमिट्स जानें। दूसरा, स्पीड और क्लैरिटी। बातचीत को जल्दी और स्पष्ट रूप से खत्म करें। तीसरा, सोच समझकर फ्लेक्सिबल बने लेकिन अपनी कोर पॉलिसीज पर टिके रहें। अंतहीन मोलभाव से बचें। शायद एक काउंटर ऑफर सुने, फिर अपना फाइनल ऑफर दें, बस। और हमेशा लॉन्ग टर्म सोचें। आपके आज के फैसले का टीम बैलेंस और फ्यूचर हायरिंग पर क्या असर पड़ेगा। आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, ऑफर पर ये जो बातचीत होती है, ये सिर्फ एक लेन-देन नहीं है, ये एक नए प्रोफेशनल रिश्ते की शुरुआत है। तो क्या आपकी नेगोशिएशन प्रोसेस एक ऐसी नींव रख रही है जो भरोसे और सम्मान पर टिके हो? यह चर्चा प्रायोजित थी www.offer.co द्वारा। हम उम्मीदवारों के साथ नेगोशिएट करने में तो आपकी मदद नहीं कर सकते, पर हाँ, हायरिंग की बाकी पूरी प्रक्रिया को आसान जरूर बना सकते हैं। इसीलिए हमें कहते हैं फाउंडर्स बेस्ट फ्रेंड। द पीपल्स टैग सुनने के लिए धन्यवाद।